नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले थे। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है और चौथे का ये पांचवा पार्ट है। आज पूरे क्वेश्चन 125 जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है 26 क्वेश्चन आज की डेट में आएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक अवेलेबल रहेगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डॉक्टर नोट्स बायो, बिना डॉट लगाए सर्च करेंगे। और जो हमारे सिंबल यूट्यूब का है, सेम सिंबल आएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट मंच है, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं। बहुत कुछ वहाँ उपस्थित है, आपके लिए मंच है। सभी हमारे तैयारी करने वाले मित्र, प्रोफेसर आदि सब जुड़े हुए हैं, तो आपकी मदद होगी और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ, कल ये वाला क्वेश्चन हो गया था, आज क्वेश्चन ये वाला होना है 99 नंबर। इनमें हमने उन्हीं क्वेश्चन को तरजीह दी है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके आने की प्रबल संभावना है। इसमें एक भी क्वेश्चन आलतू फालतू का नहीं है या ज़बरदस्ती के क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं। तो देख लेते हैं वीडियो। यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट द लाइट इज डिटेक्टेड बाय। जब प्रकाश की तीव्रता रात में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। तो किसके द्वारा होता है? रॉड्स के द्वारा। देखिए, कोन्स जो होते हैं वो डे में काम करते हैं, दिन में तीव्र प्रकाश में काम करते हैं। जब प्रकाश कम होता है तो रॉड काम करता है। अब याद कैसे रखेंगे? तो जब देखिए रात्रि होती है, और रात्रि में हम क्या करते हैं, अपने कमरे का जो रॉड्स होता है उसको ऑन कर लेते हैं, तो हमें दिखाई देता है। बस इसी बेस पे इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट आर। एलिफेंट में जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, वीर जो बोलते हैं निकले रहते हैं जो दो, वो उसकी बात कर रहा है। टस्क ऑफ मेल एलिफेंट्स आर। तो वो कौन से होते हैं? मोलर्स होते हैं, लोअर इंसाइजर्स होते हैं, या अपर इंसाइजर होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो 100 का जो सही आंसर है वो क्या है? तो वो है, बताएं आप। तो वो है 100 का सी, अपर इंसाइजर होते हैं। क्या होते हैं? अपर इंसाइजर होते हैं, ध्यान रखिएगा। और एलिफेंट के टीथ का फार्मूला पूछता है तो वो होता है 1003 1003 1003 003। तो ये इनका फार्मूला होता है। तो आप यहाँ से, चूँकि ये पूछा गया है इसीलिए हमने इसको आपको डिस्कस किया। तो ये 003 लिख लेंगे। ये इनका फार्मूला है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अपर इंसाइजर होता है, देखिए नीचे वाला चलाता रहता, ऊपर से निकलते हैं, भी ध्यान रखना, कभी भूलें। लोअर इंसाइजर तो ऐसे याद रख सकते हैं, कुछ कॉमन सेंस भी रखते हैं। आप सबने हाथी देखा होगा, तो हाथी के वीर जो निकलते हैं ऊपर वाले जबड़े से निकलते हैं, ना कि नीचे वाले से। तो नीचे वाला जबड़ा आराम से चलाया करता है। तो ये तो आप लगा ही सकते हैं कि अपर इंसाइजर। अब ये कहते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि लोअर इंसाइजर, तो लोअर तो वो चलाता रहता है। तो इसका आंसर ये सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मास्ट सेल्स सिक्रीट। मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? तो हिपैरिन को सिक्रीट्स करती हैं। किसको मास्ट सेल सिक्रीट्स करती हैं? तो बताइएगा। तो मास्ट सेल जो है, इसमें बी ऑप्शन दिया है, और इसके अलावा कई काम है इसमें। हिपैरिन जो एंटीकोगुलेंट होता है, हिस्टामिन जो वैसो डाइलेटर होता है, पेशियों को फैलाने वाला होता है, और सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। इन तीनों का श्रावण इसी से होता है, मास्ट सेल से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कभी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ चूंकि हिपैरिन आंसर में है तो हिपैरिन हो गया। इसके अलावा हमने आपको बताया कि सेरोटोनिन भी देते हैं, तो भी आप सही लगा के आएंगे। मास्ट कोशिकाएं मास्टोसाइट या लेब्रोसाइट भी कहा जाता है। तो अभी आपको मास्ट सेल ना बोल के अगर मास्टोसाइट कह दे या लेब्रोसाइट दे देता। ये श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है। ये प्रतिरक्षा तंत्र का एक
भाग हैं। तो हमें लगता है इतनी आपके लिए जानकारी काफ़ी हो गई होगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्लेटलेट्स से संबंधित है और ये ब्लड क्लॉटिंग के समय कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हार्ट बीट इज इन द वर्टिब्रेट्स, तो मायोजेनिक होती है। कैसी होती है? वर्टिब्रेट्स में जो होती है वो प्रायः मायोजेनिक होती है। तो 102 का जो आंसर है बी सही है। और जो इनवर्टिब्रेट्स में होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक क्या होता है? जो मसल्स के द्वारा हार्ट बीट मतलब धड़कता है या कंट्रोल होता है, तो मायोजेनिक कहलाते हैं। इसलिए अगर मनुष्य का हृदय काट के कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया जाए तो वो धड़का करता है, पंप किया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन में क्वेश्चन हो, स्क्रीनशॉट लेके आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं हमारे द्वारा या हमारे मित्रों के द्वारा, उसके आपको आंसर दे सकते हैं। देखिए कोशिश करते हैं कि एरर कम से कम हो, मगर ऐसा नहीं है। किताबें भी 1 से लेके 2 आंसर तक उपलब्ध रहते हैं। अब पता लगा हमने कौन सी किताब पढ़ी है, आपने कौन सी किताब पढ़ी है, इसका भी अंतर होता है। तो वहाँ डिस्कस करेंगे और वहाँ सामूहिक रूप से कई लोग आंसर देते हैं, तो फिर हमें भी क्लियर होता है, आपको भी क्लियर होता है कि नहीं एक्चुअल में आयोग क्या मानता है। देखिए क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो, आयोग जो मानेगा वही हम लोग भी सही मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करना है। द स्फिनिक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड ऑफ, तो बताइएगा स्फिनिक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड ऑफ बाइल डक्ट, कार्डियाक स्टोमक, पाइलोरिक स्टोमक और सैकुलस रोटेंडस। तो इसका सही आंसर 103 का क्या होगा? तो 103 का ए है। कौन सा ए? बाइल डक्ट। स्फिनिक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड इन द एंड ऑफ बाइल डक्ट। एक्चुअली में लीवर और जहाँ बाइल जूस का स्रावण होता है तथा जो गाल ब्लैडर में संचित होता है, तो गाल ब्लैडर की जो ट्यूब्स होती है हिपैटिक नलिका मिलकर जो हिपैटिक जो नली बनाती है, तो हिपैटिक नली में पाए जाने वाला वाल्व स्फिनेक्टर ओडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिनेक्टर ओडी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, स्फिनेक्टर ओडी बोलते हैं। और ये वाल्व पित्त नली के अंतिम सिरे पर पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन चूँकि बना है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और रिपीट 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ नर्व सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन, कितनी नर्व सेल से ह्यूमन ब्रेन में ऑलमोस्ट उपस्थित रहती हैं? तो 104 का सही आंसर है सी, 100 बिलियन। कितनी उपस्थित रहती हैं? 100 बिलियन उपस्थित रहती। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो लगभग 100 बिलियन प्रेगनेंसी के समय होते हैं, जबकि एक वयस्क आदमी में 85 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिनमें से 16 बिलियन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और 69 बिलियन जो होते हैं सेरेब्रल में पाए जाते हैं। देख लीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर्स पे न्यूरॉन्स पे है, तो इसको थोड़ा एक बार चेक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कॉक्लियर कैनाल ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कंपार्टमेंट, तो वैसे 3 कंपार्टमेंट होते हैं। कॉक्लियर कैनाल की बात कर रहा है, तो कॉक्लियर कैनाल में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? तो 105 का जो सही आंसर होगा, तो 3 होते हैं। कौन से होते हैं? 3। ये ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम कान की बात करें तो कान से एक ना क्वेश्चन जरूर पूछता है, टंग से और कान से, तो इसका हम थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दें। और कान से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं और बने भी हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टीजीटी पीजीटी का पार्ट है। कान में एक तो बोन्स पूछते हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिस का क्रम पूछते हैं और बोन पूछते हैं। और ये भी पूछते हैं कि कान में कितनी बोन्स होती हैं, तो 6 होती हैं, ध्यान रखिएगा। 3 इस कान में, 3 इस कान में। ये क्वेश्चन बना है, हमने आपको जो स्केलेटन सिस्टम का वीडियो बनाया था तो उसमें दिया हुआ है। और यहाँ एक
अस्टेचियन कैनाल की बात करता है जो फायरिंग से जुड़ी रहती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ये किस भाग से ईयर के जुड़ता है, तो ये प्रायः मिडिल भाग से ईयर के जुड़ता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और एक और क्वेश्चन पूछता है जो अभी आपसे पूछा, और ये भी पूछता है कि जो इन बोनी लेबिरियंथ होता है, बोनी लेबिरियंथ में क्या भरा रहता है, तो पेरी लिम्फ भरा रहता है बोनी लेबिरियंथ में, जो इनर ईयर का पार्ट है, इंटरनल ईयर का पार्ट है बोनी लेबिरियंथ। और दो प्रकार पाया जाता है, बोनी लेबिरियंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरियंथ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मेम्ब्रेनस लेबिरियंथ तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो कॉकलिया होते हैं, कॉकलिया के 3 पार्ट होते हैं, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया और स्केला टेम्पोनाइड। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं इसलिए उसने पूछा है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। कॉकलिया यहाँ शब्द दिया हुआ है, कॉकलियर कैनाल आर ह्यूमन ईयर डिवाइडेड इनटू, तो 3 पार्ट्स होते हैं, और ये जो दिखाई देते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुला, इसको बोलते हैं स्केला मीडिया, स्केला, और इसको बोलते हैं स्केला मीडिया, और इसको बोलते हैं स्केला टेम्पोनाइड। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि स्केला वेस्टिबुला में जो भरा रहता है वो पेरीलिम्फ भरा रहता है, और स्केला जो मीडिया में भरा रहता है वो क्या भरा रहता है, तो यहाँ भरा रहता है इंडोलिम्फ, ध्यान रखिएगा इंडोलिम्फ। और स्केला जो टेम्पोनाइड में भरा रहता है तो वो भी पेरीलिम्फ ही भरा रहता है। तो यहाँ पेरीलिम्फ, यहाँ इंडोलिम्फ। और यहाँ फिर क्वेश्चन बनता है, यहाँ पूछता है कि इसका जो ऊपरी ये वाला हिस्सा होता है इसे रेसिनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिनर मेम्ब्रेन इस हिस्से को बोलते हैं। निचले वाले को बेसलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और मध्य में एक घुमावदार संरचना पाई जाती है जिसे हम टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहीं एक स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई सुनने का काम करती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बने हैं, ईयर को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में रखे मिलते हैं ईयर से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ईयर आपके लिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूँकि ये क्लास तो है नहीं कि लंबी आपको खींच दे, आप लोग भी बोर होने लगते हैं कि पता नहीं क्या सुनाने लगे राम कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती हैं, तो किसको देती हैं, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, और डी तो 106 का सही है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रमाण देती हैं। ध्यान रखना डार्विन ने गैलापागोस द्वीप समूह में जियोम्पाइजा अनेक द्वीपों में फैले वातावरण में जो फिंच थी उनका अध्ययन किया था, जिनको डार्विन फिंच भी बोलते हैं, जो कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रमाण देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, होमो सैपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग, होमो सैपियंस कब इवॉल्व हुआ, तो देख लेते हैं भाई कब हुआ, इसका पूरा वो लेके आए क्वेश्चंस ऊपर। तो प्लिस्टोसीन में या प्लियोसीन में, ओलिगोसीन में या मियोसीन में, तो होमो सैपियंस की बात कर रहा है, तो उत्पत्ति हुई प्लिस्टोसीन में। कब हुई, प्लिस्टोसीन में इनकी उत्पत्ति हुई, जबकि मानव का विकास जो हुआ वो प्लिस्टोसीन युग में हुआ, विकास प्लिस्टोसीन में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और उत्पत्ति जो हुआ मानव की उत्पत्ति प्लिस्टोसीन युग में हुई है, जबकि मानव का विकास प्लिस्टोसीन युग में हुआ। अरे वो दोनों एक ही बात है भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किसके मध्य में होता है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर, तो किसके मध्य में होता है, तो 108 का सही क्या है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर, तो ऑप्शन यही सही है, ये वाला सही है, डी वाला, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर, तो इनके मध्य में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैकिटीन स्टेज में होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तो क्वेश्चन जो बनते हैं मियोसिस वाले पार्ट से, और खासकर प्रोफेज की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटीन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, तो जाइगोटिन में होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और
लिप्टोटीन जाइगोटीन में होता है सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, चीज़ मेटा बनते हैं, लिप्टोटीन जाइगो पैकेटीन डिप्लोटीन में चीज़ मेटा बनते हैं, डाइकाइनेसिस में सेग्रीगेशन होता है, पृथक्करण होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, जितना हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन हूबहू बने हैं। अब ये क्वेश्चन अलग है कि अब हम आपको हमें याद है कि कौन क्वेश्चन कब बना है, इतना हमने आपको मटेरियल दे रखा है कि आप मान लेते हैं 60% क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से ही फंसने हैं। मगर वीडियो इतने आप देखें तो उनको, और आप करिए बोर ज़्यादा हुआ करिए तो स्पीड बढ़ा के सुनिए। आप वीडियो को 10 से 5 बार सुनिए, आपको याद नहीं होता कोई मैटर नहीं, 3 बार अगर आप एक चीज़ को सुन लेते हैं तो मस्तिष्क के कोने में वो चीज़ फिक्स हो जाती है। आपको ऐसे याद नहीं आएगा, जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर सही करके जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जीन बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो जीन बैलेंस थ्योरी किसने दी थी, जी बेलिंग ने, सी बी ब्रिज ने। तो जो 9 वाला आंसर है वो है सी बी ब्रिजेस ने, जो लिंग निर्धारण की जीन संतुलनवाद दिया था, ध्यान रखिएगा, जीन संतुलनवाद दिया था। और मेंडल तो आप जानते ही हैं, फादर ऑफ क्या बोले जाते हैं, जेनेटिक्स बोले जाते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स मॉर्गन बोले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के मॉर्गन बोले जाते हैं, और बैटसन शायद मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर्स हैं, एक बार ज़रा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, 110। ए डार्क स्टेनिंग बार बॉडी कॉल्ड बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल्स इज मॉडिफाइड ऑफ। तो इसके पहले ऑप्शन देख लें तब आगे बात करें। ये ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में एक गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है जिसे बारबाडी कहते हैं। यह बारबाडी रूपांतरण है। तो यह है एक्स क्रोमोसोम्स का, किसका है, एक्स क्रोमोसोम का। अगर डबल एक्स है तो एक बारबाडी आपको मिलेगी, अगर ट्रिपल एक्स है तो 2 बारबाडी मिलेंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है कि कितनी कैसे बारबाडी होती हैं, तो हो सकता है आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ दें। कुछ कोशिकाओं केंद्रक में गाढ़ा स्टेन पकड़ने वाला पिंड पाया जाता है, इसे बार बॉडी कहते हैं। बॉडी एक्स क्रोमोसोम का रूपांतरण सन 1949 में एक बार एवं वार्टाम ने बिल्लियों की त्वचा, मुख गुहिका की श्लेष्मिका आदि की कोशिकाओं के केंद्रक में प्रायः केंद्रक कला से चिपका एक छोटा सा घना पिंड देखा जो गुणसूत्रों की भांति गहरा स्टेन ले रहा था। ऐसे पिंड को तंत्रिकाओं के केंद्रक में केंद्रिका के निकट न्यूट्रोफिल्स में केंद्रक का एक डंठल द्वारा लगा हुआ देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी है, ये आपको बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कार्योटाइप जो प्रिपेयर किया जाता है किस फेस में किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये जो किया जाता है तो 111 का आंसर जो सही होगा वो होगा मेटाफेज में। कब किया जाता है, मेटाफेज। आप जब प्रैक्टिकल करते होंगे, एमएससी में खासकर कराया जाता है, स्टोकार्मिन से जो रूट होती है आपकी उसकी प्याज की, ये भी क्वेश्चन आया था कि मतलब हम अगर मेटाफेज स्टेज में अगर हम देखना चाहते हैं क्रोमोसोम्स स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट क्रोमोसोम देखना चाहते हैं तो हम किसका चयन करते हैं, किसकी रूट का चयन करते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था ओनियन का। अब आप देखिएगा, चाहे वो एलटी में पूछा गया हो या जीआईसी का हो या टीजीटी पीजीटी का हो, इन्हीं में से एक बार क्वेश्चन आया है। और देखेंगे आप साइटोलॉजी में जाएंगे, अगर साइटोलॉजी सेक्शन में, तो वहाँ पुराने वीडियो पढ़े हैं तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसमें ओनियन ऑप्शन सही था। तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करके स्टाकार्मिन डाल के टीस करते हैं, मतलब अंगूठे से उंगली से ठोंकते हैं और माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं, तो मेटाफेज स्टेज को देखते हैं। हार्वेसियन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द बोन। तो ये मैमल्स की बोन में पाया जाता है हार्वेसियन सिस्टम। देख लेते हैं भाई है क्या मैमल बोन्स। तो यहाँ मैमल्स तो नहीं दिया हुआ है, तो 112 का जो सही आंसर होगा सी, रैबिट। क्या देखते हैं, रैबिट। रैबिट्स की बोन में हमें हार्वेसियन सिस्टम देखने को मिलता है। टर्नेरिया इज द लार्वा। टर्नेरिया लार्वा किसका है, तो बताएगा स्टार फिश का है या ब्लैनोग्लासस का है या कटल फिश का है या होलोथीरिया का है। तो टर्नेरिया लार्वा जो 113 का सही आंसर है वो किसका है, टर्नेरिया। तो ब्लैनोग्लासस के लार्वा को हम टर्नेरिया लार्वा के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो इज ए फ्री स्विमिंग, और ये मछली का परजीवी होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। तो सही आंसर क्या है? तो 114 का आंसर बी है कि यूनियो, जो आप देखे होंगे बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में पाइला और यूनियो है, हाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिकल किया होगा यूनियो का, सीप जिसे बोलते हैं आप, सीप, तो उसका प्रैक्टिकल किया होगा। उसमें ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है, और ग्लोचिडियम लार्वा की खास बात होती है कि ये मछली का जो होता है वो एक्टोपैरासाइट होता है। क्या होता है? एक्टोपैरासाइट होता है। ग्लोचिडियम लार्वा का अर्थ होता ही है पॉइंट ऑफ एन एरो। यह एक सूक्ष्म लार्वा है जो 0.1 से लेकर 0.4 mm तक चौड़ा होता है। सेल में 2 त्रिकोणीय पोरस वाल्व होते हैं जो पीछे की ओर जुड़े हुए वेंट्रल की तरफ स्वतंत्र होता है। तो देख लीजिएगा आप, चूँकि यहाँ हम दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हम चाह रहे हैं कि आज वीडियो पूरे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी इज, पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति कैसी होती है? आकर सिंगल, आकर इन बंडल और बहुतायत होती है। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 115 का जो सही आंसर है वो है सी, आकर इन द बंडल्स। ग्रीन ग्लैंड और स्केटरी ऑफ, तो ग्रीन ग्लैंड जो हमें देखने को मिलती हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? तो 116 का जो सही आंसर है वो है ए, ग्रीन ग्लैंड, जिसे हम एंटेनरी ग्रंथि प्राण में पाई जाती हैं। ये उत्सर्जन का कार्य करती हैं। मालपीघियन जो ग्लैंड्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? ध्यान रखिएगा, मालपीघियन जो ग्लैंड होती हैं कीटार्थोपोडा में पाई जाती हैं। और जो फ्लेम सेल्स होती हैं हेलमेंथीज में, रेनेट जो सेल्स होती हैं एस्केल हेलमेंथीज में, नेफ्रीडिया एनालिडा में, केबर का ऑर्गन्स मोलस्का यूनियो में, कॉक्सल ग्रंथि क्रस्टेशियन में, क्लोरेगोगन कोशिका केचुए में। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं इसलिए हमने सारे की चर्चा कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय, तो कोरल रीफ्स जो बनती हैं वो सीलेंट्रॉन से, सीलेंट्रेट से बनती हैं। तो 117 का आंसर होगा डी, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आप पढ़ेंगे तो चट्टानें होती हैं, ये जमा होने से इनका निर्माण होता है। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा खींचेंगे। कास्टी एजेंट ऑफ डिसेंट्रीज, डिसेंट्री क्या होता है? तो देखते हैं, इसके चारों ऑप्शन पहले ले लेते हैं। कास्टिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री, पेचिस का कारक कौन सा होता है? तो एंड अमीबा हिस्टोलिट का ये होता है। एंट अमीबा जिंजेवेलिस से आपका फैलता है पायरिया माउथ का। एंटीमीबा जो कोलाई होती है ये प्राय आंत में पाया जाता है। और एंटीमीबा बकलिस, और ये 2 मुख्य हैं, ये बहुत पूछते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिट का और जिंजेवेलिस। पायरिया वाला भी खूब क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे पुराने वीडियो में खूब मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एम्ब्रियो चिक 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स इज, 4 पेयर्स जो सोमाइट्स होता है कब पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ 20 आवर्स दिया है और इसके आगे का भी देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो 119 का सही आंसर है वो क्या है? एक चूजे के विकास चरणों में जो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही है, 24 में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक चूजे विकास चरण इन कोरक खंडों की उपस्थिति के आधार पर चिक भ्रूण की आयु का पता लगाया जाता है। 21 घंटे में चिक में 2 सोमाइट्स बनते हैं, 24 घंटे में 4 बनते हैं, 33 घंटे में 13 बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सोमाइट्स की संख्या 21 घंटे में जो सोमाइट्स बनते हैं वो 2 बनते हैं, 24 घंटे में 4, 33 घंटे में 13 बनते हैं। अगर किसी के पास सोमाइट्स की संख्या के आधार पर, घंटों के आधार पर, अगर किसी के पास बुक जो है मेरे पास है उसमें सोमाइट्स का उल्लेख नहीं कितने घंटे में कितने बनते हैं, अगर किसी के पास हो तो उसका पिक जरा टेलीग्राम पे भेजने की कृपा जरूर करें, क्योंकि इससे एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CDK एंजाइम आर यूज्ड, CDK एंजाइम जो यूज होता है कंट्रोल द सेल साइकिल को कंट्रोल करता है या कुछ और? तो 120 का जो सही आंसर है वो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है।
टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स कैलकुलेटेड एज, कीटनाशी विषालुकता की गणना की जाती है। ये 2019 में क्वेश्चन आया था, पीजीटी का 2019 का है क्वेश्चन। तो विषालुकता की गणना के रूप में की जाती है। तो 121 का जो सही आंसर है वो है बी, LD 50। क्या है? LD 50। विच स्टेट ऑफ इंडिया चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड? तो चंद्रप्रभा जो सेंचुरी है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो 122 का जो आंसर सही है वो बी, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा चंदौली जिले में स्थित है। ये वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यह अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चितल और जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्नो लेपर्ड इज फाउंड इन एट द अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, हिम तेंदुआ लगभग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका 123 का जो सही आंसर है वो ए, 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। 2000, 3000 से लेकर 3500 तक भी सही होता है। 124 का है कैंसर ए पार्ट ऑफ, इसको पूरा क्वेश्चन ले लें तब बनेगी बात। Cancers are a part of every culture of have been around as long as people. They study of cancer is known as, तो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क? तो हम किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को जोकर बोलते हैं। और ये कल हमने आपको डिस्कस किया था जब प्रोकैरियोट्स की कोई बात थी, तो मुझे लगता है इसको हमने डिस्कस किया था। और देखिए क्वेश्चन रखा हुआ है। हम आपसे पहले ही बता रहे हैं कि हमारा जो डॉक्टर नोट्स यूट्यूब चैनल है, यहाँ एक भी क्वेश्चन आलतू फालतू का नहीं होगा, 110% इम्पोर्टेंस वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।